नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी। बहुत दिनों बाद अचानक किरण का आना नेहा को सुखद सा लगा था। 2-4 दिन तो यूं ही गपशप में निकल गए थे। किरण दीदी यहाँ अपने किसी संबंधी के यहाँ विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आई थी। जिद करके वह नेहा और उसके पति आशीष को भी अपने साथ ले गई। फिर शादी के बाद नेहा ने जिद करके अपने घर उन्हें 2 दिन और रोक लिया था, तो किरण रुक गई थी और सुना, सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? किरण ने कहा, अब तो दोनों बेटियों का ब्याह करके तुम लोग भी फ्री हो गए हो, खूब घूमो फिरो, अब क्यों घर में बंधे हुए हो? दीदी, अब आपसे क्या छिपाना, नेहा कुछ गंभीर होकर कहने लगी। आप तो जानती ही हैं कि दोनों बेटियों की शादी में काफ़ी खर्च हुआ है। अब आशीष रिटायर भी हो गए हैं, सीमित पेंशन मिलती है, किसी तरह खर्च चल रहा है। बस कोई आकस्मिक खर्चा आ जाता है तो उसके लिए भी सोचना पड़ता है। किरण बीच में ही टोक कर बोली, देख नेहा, तू अपने आप को थोड़ा बदल। बेटियों के कमरे खाली पड़े हैं, उन्हें किराए पर दे। इस शहर में बच्चों की कोचिंग का अच्छा माहौल है। तुम्हारे घर के बिल्कुल पास कोचिंग क्लासेस चल रही हैं। बच्चे फौरन किराए पर कमरा ले लेंगे, उनसे अच्छा किराया तो मिलेगा ही, घर की सुरक्षा भी बनी रहेगी। किरण की बात नेहा को भी ठीक लगने लगी थी। उसे खुद आश्चर्य हुआ कि अब तक इस तरह उसने सोचा क्यों नहीं। ठीक है, आशीष घर को किराए पर देने के पक्ष में नहीं है, पर 2 कमरे बच्चों को देने में क्या हर्ज है? बाथरूम तो अलग है ही। किरण दीदी के जाते ही पति से बात करके नेहा ने अखबार में विज्ञापन दे दिया। देखो नेहा, मैं तुम्हारे कार्यक्षेत्र में दखल नहीं दूंगा, आशीष बोले, पर निर्णय तुम्हारा ही है, सोच समझ कर लेना। क्या किराया होगा, किसे देना है, सारा सिरदर्द तुम्हारा ही होगा, समझी? हाँ बाबा, सब समझ गई हूँ। किराए पर भी मेरा ही अधिकार होगा, जैसा चाहूँ खर्च करूँगी। आशीष तब हंस कर रह गए थे। विज्ञापन छपने के कुछ ही दिन बाद दोनों कमरे किराए पर उठ गए थे। सुनील और महेश दोनों बच्चे नेहा को संभ्रांत परिवार के लगे थे। किराया भी ठीक ठाक मिल गया था। नेहा खुश थी। किराएदार के रूप में बच्चों के आने से उसका अकेलापन थोड़ा कम हो गया था। आशीष ने तो अपना मन लगाने के लिए एक संस्था ज्वाइन कर ली थी, पर वह घर में अकेली बोर हो जाती थी। दोनों बेटियों के जाने के बाद तो अकेलापन वैसे भी अधिक खलने लगा था। शीला का उस दिन फ़ोन आया था, तो कह रही थी, माँ आपने ठीक किया जो कमरे किराए पर दे दिए हैं। अब आप और पापा कुछ दिनों के लिए चेन्नई घूमने आ जाएं। काफ़ी सालों से आप लोग कहीं घूमने भी नहीं गए। हाँ, अब घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे उधर का। रिया भी जिद कर रही है बेंगलोर आने की। नेहा का स्वर उत्साह से भरा था। फ़ोन सुनने के बाद नेहा बाहर लॉन में आकर गमले ठीक करते हुए सोचने लगी कि आशीष से बात करेगी कि बेटियां इतनी जिद कर रही हैं तो चलो उनके पास घूम आए। तभी बाहर का फाटक खोल कर एक दुबला पतला कुछ ठिकने कद का लड़का अंदर आया था। कहो क्या काम है, किससे मिलना है? जी आंटी, मैं मोहन हूँ, यहाँ विद्यापीठ कोचिंग में एडमिशन लिया है, मुझे कमरा चाहिए था। देखो बेटे, यहाँ तो कोई कमरा खाली नहीं है। 2 कमरे थे जो अब किराए पर उठ चुके हैं। नेहा ने गमलों में पानी डालते हुए वहीं से जवाब दे दिया। वह लड़का थोड़ी देर खड़ा रहा था, पर नेहा अंदर चली गई। दूसरे दिन आशीष के बाजार जाने के बाद यूं ही नेहा अखबार लेकर बाहर लॉन में आई तो फिर वही लड़का दिखा था। हाँ कहो, अब क्या बात है? आंटी, मैं इतने बड़े मकान में कहीं भी रह लूँगा। अभी तो मेरा सामान भी रेलवे स्टेशन पर ही पड़ा है। उसके स्वर में अनुनय का भाव था। कहा ना, कोई कमरा खाली नहीं है।
तो पर यह कहकर उसने छोटे से गैराज की तरफ इशारा किया था। नेहा का ध्यान भी अब उधर गया। मकान में यह हिस्सा कार के लिए रखा था। कार तो आ नहीं पाई, हाँ, पर शीला की शादी के समय इसमें एक मामूली सा दरवाज़ा लगाकर कमरे का रूप दे दिया था। हलवाई और नौकरों के लिए पीछे एक काम चलाऊ टॉयलेट भी बना था। अब यह हिस्सा घर के फालतू सामान के लिए था। इसमें रह लोगे? पढ़ाई हो जाएगी? नेहा ने आश्चर्य पूछा था। हाँ, क्यों नहीं, लाइट तो होगी ना। वह लड़का अब अंदर आ गया था। गैराज देखकर वह उत्साहित था। कहने लगा, यह मेज और कुर्सी तो मेरे काम आ जाएगी, और ये तख्ता भी। नेहा समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। लड़के ने जेब से कुछ नोट निकाले और कहने लगा, आंटी, यह 500 रुपये तो आप रख लीजिए। मैं 800 रुपये से ज़्यादा किराया आपको नहीं दे पाऊँगा। बाकी 300 रुपये मैं 1-2 दिन में दे दूँगा। अब सामान ले आऊँ? 500 रुपये हाथ में लेकर नेहा अचंभित थी। चलो एक किराएदार और सही, बाद में इस हिस्से को भी ठीक करा देंगी तो इसका भी अच्छा किराया मिल जाएगा। घंटे भर बाद ही वह एक रिक्शे पर अपना सामान ले आया था। नेहा ने देखा, एक टिन का बक्सा, एक बड़ा सा पुराना बैग और एक पुरानी चादर थी की गठरी में कुछ सामान बंधा हुआ दिख रहा था। ठीक है, सामान रख दो, अभी नौकरानी आती होगी तो मैं सफाई करवा दूंगी। आंटी, झाड़ू दे दीजिए, मैं खुद ही साफ कर लूँगा। खैर, नौकरानी के आने के बाद थोड़ा फालतू सामान नेहा ने बाहर निकलवा दिया और ढंग की मेज कुर्सी उसे पढ़ाई के लिए दे दी। मोहन ने भी अपना सामान जमा किया था। शाम को जब नेहा ने आशीष से जिक्र किया तो उन्होंने हंसकर कहा था, देखो, अधिक लालच मत करना, वैसे यह तुम्हारा क्षेत्र है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नेहा को यह लड़का सुनील और महेश से काफ़ी अलग लगा था। रहता भी दोनों से अलग थलग ही था, जबकि तीनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। उस दिन शाम को बिजली चली गई तो नेहा बाहर बरामदे में आ गई थी। सुनील और महेश बैडमिंटन खेल रहे थे। अंधेरी की वजह से मोहन भी बाहर आ गया था, पर दोनों ने उसे अनदेखा कर दिया। वह दूर कोने में चुपचाप खड़ा था। फिर नेहा ने ही आवाज़ देकर उसे पास बुलाया, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मन तो लग गया ना? मन तो आंटी लगाना ही है। माँ ने इतनी जिद करके पढ़ने भेजा है, खर्चा किया है। अच्छा, और कौन कौन है घर में? बस माँ ही है। पिताजी तो बचपन में ही नहीं रहे। माँ ने ही सिलाई बुनाई करके पढ़ाया। मैं तो चाह रहा था कि वहीं आगे की पढ़ाई कर लूँ, पर माँ को पता नहीं किसने इस शहर की IIT क्लास की जानकारी दे दी थी और कह दिया था कि तुम्हारा बेटा पढ़ने में होशियार है, उसे भेज दो। बस माँ को जिद सवार हो गई। माँ की याद में उसका स्वर भर्रा गया था। अच्छा, चलो अब माँ का सपना पूरा करो। नेहा के मुंह से भी निकल ही गया था। महेश और सुनील भी थोड़े अचंभित थे कि वह मोहन से क्या बात कर रही हैं। एक दिन नौकरानी ने आकर कहा, दीदी देखो ना, गैराज से धुआं सा निकल रहा है। धुआं? नेहा घबरा गई और रसोई में गैस बंद करके वह बाहर आई। हाँ, धुआं तो है, पर मोहन क्या अंदर नहीं है? नेहा ने जाकर देखा तो वह एक स्टोव पर कुछ बना रहा था। केरोसिन का बत्ती वाला स्टोव धुआं कर रहा था। यह क्या कर रहे हो? चौंक कर नेहा को देखते हुए मोहन बोला, आंटी, खाना बना रहा हूँ। यहाँ तो सभी बच्चे टिफ़िन मंगाते हैं, तुम खाना बना रहे हो, तो फिर पढ़ाई कब करोगे? आंटी, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। टिफ़िन महंगा पड़ता है, तो सोचा कि एक समय खाना बना लूँगा, शाम को भी वही खा लूँगा। यह स्टोव भी अभी लेकर आया हूँ, मोहन धीमे स्वर में बोला। मोहन की यह मजबूरी नेहा को झकझोर गई। देखो,
तुम्हारी माँ जब रुपए भेज दे तब किराया दे देना। अभी ये रुपए रखो और कल से टिफिन सिस्टम शुरू कर दो, समझे? नेहा ने मोहन के रुपए लाकर उसे वापस कर दिए। मोहन डबडबाई आंखों से नेहा को देखता रह गया। बाद में नेहा ने सोचा कि पता नहीं क्यों माँ बाप पढ़ाई की होड़ में बच्चों को इतनी दूर भेज देते हैं। इस शहर में इतने बच्चे IIT की पढ़ाई के लिए आकर रह रहे हैं। गरीब माता पिता भी अपना पेट काट कर उन्हें पैसा भेजते हैं। अब मोहन पता नहीं पढ़ने में कैसा हो, पर गरीब माँ खर्च तो कर ही रही है। महीने भर बाद नेहा की मुलाकात नीता से हो गई। नीता उसकी बड़ी बेटी शीला की सहेली थी और आजकल विद्यापीठ कोचिंग में पढ़ रही थी। कभी कभार शीला का हाल चाल जानने घर आ जाती थी। तेरी क्लास में मोहन नाम का भी कोई लड़का है क्या? कैसा है पढ़ाई में? टेस्ट में क्या रैंक आ रही है? नेहा ने पूछ ही लिया। कौन? मोहन प्रकाश, वह जो बिहार से आया है? हाँ आंटी, पढ़ाई में तो तेज लगता है। वैसे तो केमिस्ट्री की कक्षा ले रही हूँ, पर श्रीकांत जी उसकी तारीफ कर रहे थे कि अंक गणित में बहुत तेज है। गरीब सा बच्चा है। नेहा चुप हो गई थी। ठीक है, पढ़ने में अच्छा ही होगा। कुछ दिनों बाद मोहन किराए के रुपए ले कर आया तो नेहा ने पूछा, तुम्हारे टिफिन का इंतजाम तो है ना? हाँ आंटी, पास वाले ढाबे से मंगा लेता हूँ। चलो, सस्ता ही सही, खाना तो ठीक मिल जाता होगा। फिर नेहा ने सुनील और महेश को बुलाकर कहा था, यह मोहन भी यहाँ पढ़ने आया है। तुम लोग इससे भी दोस्ती करो, पढ़ाई में भी अच्छा है। शाम को खेलो तो इसे भी अपनी कंपनी दो। ठीक है आंटी, महेश ने कुछ अनमने मन से कहा था। इसके 2 दिन बाद ही सुनील हंसता हुआ आया और कहने लगा, आंटी आप तो मोहन की तारीफ कर रही थी। पता है, इस बार उसके टेस्ट में बहुत कम नंबर आए हैं। श्रीकांत सर ने उसे सबके सामने डांटा है। अच्छा, कहकर नेहा खामोश हो गई तो सुनील चला गया। उसके बाद वह उठकर मोहन के कमरे की ओर चल दी। जाकर देखा तो मोहन की आंखें लाल थी। वह काफी देर से रो रहा था। क्या हुआ? क्या बात है हुई? आंटी, मैं अब पढ़ नहीं पाऊंगा। मैंने गलती की जो यहाँ आ गया। आज सर ने मुझे बुरी तरह से डांटा है। पर तुम्हारे तो नंबर अच्छे आ रहे थे। आंटी, पहले मैं आगे बैठता था तो सब समझ में आ जाता था। अब कुछ लड़कों ने शिकायत कर दी तो सर ने मुझे पीछे बिठा दिया। वहाँ से मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, ना कुछ समझ में आता है। मैं क्या करूँ? दिखता नहीं है। क्या आंखें कमज़ोर हैं? पता नहीं आंटी। पता नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ। आंटी, पैसे कहाँ हैं? माँ जो पैसे भेजती है उनसे मुश्किल से खाने व पढ़ाई का काम चल पाता है। मैं तो अब लौट जाऊंगा, कहकर वह फिर रो पड़ा था। चलो मेरे साथ। नेहा उठ खड़ी हुई थी। रिक्शे में उसे लेकर पास के आँखों के एक डॉक्टर के यहाँ पहुँच गई और आँखें चेक करवाई तो पता चला कि उसे तो मायोपिया है। चश्मा तो उसे बहुत पहले ही लेना था। इतना नंबर तो नहीं बढ़ता। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आप इसका चश्मा बनवा दें। घर आकर नेहा ने मोहन से कहा था, कल ही जाकर अपना चश्मा ले आना, समझे? और ये रुपए रखो। दूसरी बात यह कि इतना दब कर मत रहो कि दूसरे बच्चे तुम्हारी झूठी शिकायत करें, समझे? मोहन कुछ बोल नहीं पा रहा था। झुककर उसने नेहा के पैर छूने चाहे तो वह पीछे हट गई थी। जाओ, मन लगा कर पढ़ो, अब नंबर कम नहीं आने चाहिए। अब कोचिंग क्लासेस भी खत्म होने को थी। बच्चे अपने अपने शहर जाकर परीक्षा देंगे, यही तय था। मोहन भी अब अपने घर जाने की तैयारी में था। सुनील और महेश से भी उसकी दोस्ती हो गई थी। महेश ने ही आकर कहा कि आंटी, मोहन की तबीयत खराब हो रही है। क्यों, क्या हुआ?
पता नहीं हमने 2-2 रजाइयाँ उड़ा दी, फिर भी थर-थर काँप रहा है। नेहा ने आकर देखा। अरे, लगता है तुम्हें मलेरिया हो गया है। दवाई ली थी? जी आंटी, डिस्पेंसरी से लाया तो था और कल तक तो तबीयत ठीक हो गई थी, पर अचानक फिर खराब हो गई। पता नहीं घर भी जा पाऊँगा या नहीं। परीक्षा भी अगले हफ्ते है, दे भी पाऊँगा या नहीं। कंपकपाते स्वर में मोहन बड़बड़ा रहा था। नेहा ने फ़ोन करके डॉक्टर को वहीं बुला लिया। फिर सुनील को भेजकर बाजार से दवा मंगवाई। दूध और खिचड़ी देने के बाद दवा दे दी और बोली, तुम अब आराम करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। परीक्षा भी दोगे, समझे? काफ़ी देर मोहन के पास बैठकर वह उसे समझाती रही थी। नेहा खुद समझ नहीं पाई थी कि इस लड़के के साथ ऐसी ममता सी क्यों हो रही गई है उसे। दूसरे दिन मोहन का बुखार उतर गया था। 2 दिन नेहा ने उसे और रोक लिया था कि कमजोरी पूरी दूर हो जाए। जाते समय जब मोहन पैर छूने आया, तब भी नेहा ने यही कहा था कि खूब मन लगा कर पढ़ना। बच्चों के जाने के बाद कमरे सूने तो हो गए थे, पर नेहा अब संतुष्ट थी कि 2 महीने बाद फिर दूसरे बच्चे आ जाएंगे, घर फिर आबाद हो जाएगा। गैराज वाले कमरे को भी अब और ठीक करवा लेगी। IIT का परिणाम आया तो पता चला कि मोहन फर्स्ट डिवीज़न आया है। सुनील और महेश रह गए थे। मोहन का पत्र भी आया था, उसे कानपुर IIT में प्रवेश मिल गया था। स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। ऐसे ही मन लगा कर पढ़ते रहना। नेहा ने भी 2 लाइन उत्तर भेज दिया था। दिवाली पर कभी कभार मोहन के कार्ड आ जाते। अब तो दूसरे बच्चे कमरे में आ गए थे। नेहा भी पुरानी बातों को भूल सी गई थी। बस गैराज को देखकर कभी कभार उन्हें मोहन की याद आ जाती। समय गुजरता जा रहा था। दरवाजे पर उस दिन सुबह सुबह ही घंटी बजी थी। आंटी, मैं हूँ मोहन, पहचाना नहीं आपने? मोहन? आश्चर्य भरे स्वर के साथ नेहा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा था। दुबला पतला शरीर थोड़ा भर गया था। आंखों पर चश्मा तो था, पर चेहरे पर चमक बढ़ गई थी। आओ बेटा, कैसे हो? आज कैसे अचानक याद आ गई हम लोगों की? आंटी, आपकी याद तो हरदम आती रहती है। आप नहीं होती तो शायद मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। मेरा कोर्स पूरा हो गया है और आपने कहा कि मन लगा कर पढ़ना, तो फाइनल में भी अच्छी डिवीज़न आया है। कैंपस इंटरव्यू में चयन होकर नौकरी भी मिल गई है। अच्छा, इतनी सारी खुशखबरी एक साथ, कहकर नेहा हंसी थी। हाँ आंटी, पर मेरी एक इच्छा है कि जब मुझे डिग्री मिले तो आप और अंकल भी वहाँ हो। आप लोगों से यही प्रार्थना करने के लिए मैं यहाँ खुद आया हूँ। पर बेटा, नेहा इतना बोलते बोलते अचकचा गई थी। नहीं आंटी, ना मत कहिए, मैं तो आपके लिए ही टिकट भी बुक कर रहा हूँ। आज आप लोगों की वजह से ही तो इस लायक हो पाया हूँ। मैं जानता हूँ कि जब जब मैं लड़खड़ाया आपने ही मुझे संभाला। एक माँ थी जिन्होंने जिद करके मुझे इस शहर में भेजा, और फिर आप हैं। माँ तो आज यह दिन देखने को रही नहीं, पर आप तो हैं, आप मेरी माँ हैं। मोहन का भावुक स्वर सुनकर नेहा भी पिघल गई थी। शब्द भी कंठ में आकर फंस गए थे। शायद माँ शब्द की सार्थकता का बोध यह बेटा उन्हें करा रहा था। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।